वेलकम माय डियर ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु विशाल त्यागी सर। अगर प्लीज़ आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन लेकर आया हूँ आपके पास कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन शीट ऑफ चार्ज। मुझे पता है आप लोग इंटेलिजेंट है, शायद इससे भी अच्छी तरीके से आपको किसी और ने पढ़ाया हो, लेकिन मैं इतनी आसान लैंग्वेज में आपको इस एप्लीकेशन को समझाऊंगा, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ जल्दी। सबसे पहले आपने क्या किया, आपको कहा गया है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन शीट ऑफ चार्ज। सबसे पहले आप एक थिन शीट लेंगे जो एक चार्ज शीट होगी। जैसे कि मेरे हाथ में एक पेपर है, ये मान लीजिए आपके पास एक चार्ज शीट है और इस चार्ज शीट के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इस चार्ज शीट से किसी इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर आप एक इलेक्ट्रिक चार्ज रख लीजिएगा +1 कूलम का। उसकी स्पेसिफिक लेंथ की वो कितनी दूरी पर हो, इसलिए मैंने इसमें एक मेटल की रोड डाल दी ये, और मैंने उस प्लस कूलम चार्ज को यहां रखा। और यहां आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर हम उसे यहां भी तो रख सकते थे, किसी इस पी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर। जी हाँ, रख सकते थे। अगर आप इस पॉइंट पर भी रखेंगे उसे तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से भी इसका एक डिस्टेंस निकलेगा, या आप इस पी पॉइंट पर भी रखेंगे तो यहां से भी आप इसका वही डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके दिमाग में ये बात आई हो, सर हम बिल्कुल इससे ऊपर भी तो रख सकते थे किसी पी पॉइंट पर, तो आप रख सकते थे, लेकिन वो इंक्लूड किया जाएगा शीट के अंदर। आपको चार्ज ऐसी जगह रखना है जहां शीट में इंक्लूड ना किया जाए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने माइंड में इमेजिन किया एक चार्ज शीट जिस पर मैंने +q कूलम चार्ज दे दिया। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि विशाल सर हमेशा जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो हमेशा एक प्लस चार्ज ही देते हैं, नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं देते? बच्चे, दो कारण है नेगेटिव चार्ज ना देने के। पहला कारण, नेगेटिव चार्ज को स्टोर करने के लिए पोटेंशियल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। आपने सुना भी होगा, नेगेटिव टर्मिनल से जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचते हैं तो पॉजिटिव का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, उसे हाइयर पोटेंशियल बोलते हैं, और उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रेपल करेंगे और रेपल करने के कारण उसे सरफेस एरिया की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो ये दो कारण ऐसे हैं कि मैं हमेशा +q चार्ज ही मानता हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक शीट ली और इस शीट के ऊपर मैंने +q चार्ज दे दिया। इस +q चार्ज देने के बाद मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट जिस पी पॉइंट पर करना है, मैं वहां तक का एक स्पेसिफिक डिस्टेंस लेने के लिए एक रोड डाल दूंगा इसके अंदर ऐसे। ये अंदर से तो आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये 3D में देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी। अब आपके दिमाग में अगर सवाल यह है कि सर ने यहाँ +q चार्ज क्यों नहीं लिया, अगर मैं यहाँ +q चार्ज लेता, +1 कूलम चार्ज लेता, तो वो इसके अंदर इंक्लूड होता। अगर मैं यहाँ लूंगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नापना पड़ेगा। मैंने उसे यहाँ मान लिया तो मैंने रोड का डिस्टेंस भी यहीं तक लिया। इक्वल अमाउंट में इंडक्शन के कारण चार्ज इधर भी होगा। ये मेटलिक रोड दिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। मान लीजिए, अब आप सबसे पहले समझिएगा बहुत ध्यान से, किसी भी रोड या किसी भी बड़े सरफेस एरिया के हमेशा परपेंडिकुलर होता है उसका स्मॉल सरफेस एलिमेंट। तो इसका नॉर्मल हर तरफ लगेगा, इधर भी नॉर्मल लगेगा। अगर आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़े हैं तो आपको आपके टीचर ने बताया होगा कि नॉर्मल गिव द डायरेक्शन ऑफ सरफेस एलिमेंट फ्रॉम द टोटल सरफेस एरिया, इट ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द टोटल सरफेस एरिया। ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद इधर भी नॉर्मल लगेगा। अब देखिए जरा, आपने चार्ज जब इस तरफ रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, इसे E1 मान लीजिएगा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगेगा, इसे आप E2 मान लीजिएगा। नॉर्मल तो हर तरफ है। जरा ध्यान दीजिए, इस सरफेस को, इस सरफेस एरिया को मैंने P नाम दिया इस फेस को, और इस फेस को मैंने Q नाम दिया। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, इधर फ्लक्स कितना होगा, इधर फ्लक्स होगा E1.ds, इतना फ्लक्स होगा यहाँ पर। और इधर फ्लक्स कितना होगा उसे आप φ2 मान लीजिएगा, ये मैंने φ1 मान लिया, ये φ2 मान लीजिएगा, E2.ds। अब एक चीज और ध्यान देनी है आपको मेरी बात पर, क्या आपने यूनिफॉर्म सिलेंडर लिया है, इसका सरफेस एरिया इधर और इधर बराबर है और दोनों तरफ +1 कूलम चार्ज के कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या कहेंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के बराबर है। और जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के बराबर है तो दोनों का फ्लक्स भी एक दूसरे के बराबर है, तो नेट फ्लक्स किसके बराबर होगा अब आपके पास,
2F1, मतलब मैंने E1 और E2 को E मान लिया, तो एक इसके बराबर होगा 2EDS वेक्टर। अब ये नेट फ्लक्स आपके पास आया। सबसे पहले फिर दोबारा से समझिएगा जरा, मैंने क्या कहा, जब सरफेस एरिया जितना इधर है स्पेस का उतना ही इधर है, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है Q/4πε0 इंटू आर स्क्वायर। इसकी रेडियस यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है, और यहाँ भी चार्ज आपने उतना ही रखा है, यहाँ भी उतना ही रखा है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर E1 = E2, तो मैंने उसे इमेजिन कर लिया E, और यहाँ का फ्लक्स भी यहाँ के बराबर हो गया, तो दोनों फ्लक्स को ऐड करके मैंने किसके बराबर रख दिया, 2F1 φ1, और φ1 की मैंने वैल्यू रख दी 2 तो बाहर रखा, और E.ds, क्योंकि E1 को मैंने E मान लिया है, ये आपके पास फ्लक्स आया। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा, मैंने इसे नेट फ्लक्स कैसे कहा? नेट फ्लक्स के लिए तो कर्व सरफेस एरिया पर भी कोई ना कोई फ्लक्स होगा। बच्चे आपके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो जो कर्व सरफेस एरिया पर फ्लक्स होगा इट विल बी वैनिश्ड, ये खत्म हो चुका होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो टोटल फ्लक्स आपके पास बचा वो सिर्फ इतना बचा। जब ये आपके पास टोटल फ्लक्स है, तो इसे जरा खोल दीजिए कि φ = किसके बराबर होगा, 2EDS cos थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल इसी साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी साइड, तो थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू होती है आपके पास 1। अब आप इसकी जगह तो लिख देंगे 1, ये लिख दिया मैंने cos 0 की जगह 1। अब मेरे पास ये बचा, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लूंगा, और दूसरी इक्वेशन मुझे पता है कि मैं गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर रहा हूं इस एप्लीकेशन को, तो मैं लिखूंगा φ = Q/ε0। अब मैं दोनों को बराबर रख लूंगा, तो मेरे पास जो EDS डॉट ये आएगा Q/ε0 के बराबर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना था, जो ds/ε0 होगा। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। इसके बाद मैं कहूंगा लेट ρ = Q/ds, मतलब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। डेंसिटी का मतलब कुछ नहीं होता, डेंसिटी 3 तरह की होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन सरफेस, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इस तरीके से समझिए जरा, आप क्लास 9th 10th 11th में पढ़ते थे डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो उसका सही नाम था मास वॉल्यूम डेंसिटी। तो देखिए जरा, आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन सरफेस, तो आप सिर्फ इस जगह वैल्यू प्लेस कर देंगे सिग्मा अपॉन ε0। ये आपके पास यहाँ 2 था, ये 2 छूट गया, ये 2 आप दोबारा लिखेंगे यहाँ, ये आपके पास आंसर है। ये 2 था, ये आप दोबारा यहाँ लिख देंगे 2, और ये 2 ये है, ये आपके पास आंसर। तो एक चीज देखिएगा जरा, इस एप्लीकेशन में हमने एक चीज और सीखी, क्या? यहाँ कहीं भी r दूरी के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो मतलब इसका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन शीट ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड एट द रेडियस, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए मान लीजिए आपके पास एक दूसरा केस आ जाता है एग्जाम में, और आपको कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए एक थिक शीट ऑफ चार्ज के लिए। तो थिक शीट ऑफ चार्ज के लिए आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से। अगर एक शीट थिक होगी तो उसके अंदर नंबर ऑफ थिन शीट्स होंगी। हमें बता दिया जाता है कई बार कि उसके अंदर 2 शीट मान लेते हैं हम, नहीं, उसके अंदर नंबर ऑफ शीट्स होंगी। आप इमेजिन करिए मेरे पास ये एक थिक शीट है, ये जो बुक है मेरे हाथ में DC पांडे, ये एक थिक शीट है और इसके अंदर नंबर ऑफ शीट्स हैं। तो अगर आपने इस सरफेस को पॉजिटिव चार्ज दिया है तो अंदर की सरफेस पर यहाँ नेगेटिव प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, उसके कारण यहाँ फिर पॉजिटिव होगा, उसके कारण फिर यहाँ नेगेटिव होगा, और ऐसे करते करते जो इस शीट और इस शीट के बीच के चार्जेस होंगे दे विल कैंसिल ईच अदर। तो 2 ही फेस के कारण चार्ज आपको मिलेगा। तो इसीलिए कहता हूं मैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ शीट्स भले ही हैं, लेकिन 2 ही शीट्स के कारण चार्ज बचेगा, और एक शीट ये बचेगी जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास σ/2ε0 आएगी, और एक ये बचेगी जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास σ/2ε0 आएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास E' होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐड कर देंगे,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आया आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब एक थिन शीट से जस्ट डबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक थिक शीट के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसके बाद यहीं से मैं आपको एक दूसरी एप्लीकेशन भी बताता हूँ। वो एप्लीकेशन कई बार मेरे पास व्हाट्सएप करके बच्चे पूछते हैं कि सर उसके लिए वीडियो बना दीजिए, तो एक बात ज़रा ध्यान दे लीजिएगा। सिर्फ 3 से 4 मिनट में मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और बहुत अच्छे तरीके से। मान लीजिए आपको कहा है कि 2 थिन शीट ऑफ चार्ज हैं और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। हो सकता है दोनों के ऊपर चार्ज अलग रहा हो या दोनों का सरफेस एरिया अलग रहा हो। एक का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E1 मान लिया और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने सिग्मा 1 मान लिया, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E2 मान लिया और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने सिग्मा 2। अब उन्होंने कहा है कि रीजन फर्स्ट में, रीजन सेकंड में और रीजन थर्ड में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है अगर दोनों शीट्स के ऊपर सिमिलर चार्ज है। कॉन्सेप्ट क्लियर जी? सीधी बात है, E1 किसके बराबर होगा, थिन शीट है तो इसके बराबर होगा, और E2 किसके बराबर होगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ये तो फिक्स बात है। अब जरा समझिए, सेंटर को दोनों के आप O मान लीजिएगा ओरिजिन। दरअसल पूरी शीट पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके एक्सटर्नल सोर्स पर भी, एक्सटर्नल बाउंड्री पर भी पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करने का इस तरफ, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लगाएगा, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में लगेगा। उसे आपने मान लिया E1। ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये भी इसे रिपेल करेगी, तो ये क्या होगा E। दिस केस ऑल्सो हैपन हियर। ये भी अपनी सरफेस बाउंड्री पर एक रिपल्सन फोर्स लगाकर E2 इस तरफ लगाएगा और ये भी इसकी तरफ एक E1 फोर्स, A1 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आने के लिए बीच के मीडियम को यूज करता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर असर डालने के लिए बीच का मीडियम यूज करता है। तो आप क्या कहेंगे, E2 की डायरेक्शन इस तरफ है और E1 की डायरेक्शन इस तरफ। अब आप रीजन फर्स्ट में कैलकुलेट कीजिए जरा इलेक्ट्रिक फील्ड। रीजन फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐड कर दें। लेकिन ऐड किस तरीके से करेंगे, ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है तो इसे आप नेगेटिव में लेंगे। तो आपके पास ये आया माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाहर लिया और माइनस साइन आपने बाहर ले लिया। ये आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में, फर्स्ट इलेक्ट्रिक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया है फर्स्ट रीजन के अंदर। दरअसल मेरी बात समझिएगा, मैं सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसे नेगेटिव में ले लीजिएगा और जो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ लगेगा उसे आप पॉजिटिव में ले लीजिएगा। ये आपको याद रखने का तरीका है कि आप अगर बहुत बड़ी थ्योरी के बाद भी इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए हैं तो किस तरीके से आप सिर्फ 4 से 5 मिनट में पूरे डेरिवेशन को समझ जाएंगे। अब बात है बीच के रीजन की। बीच में रीजन में अगर ध्यान दें आप तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेकंड रीजन में लेंगे वो किसके बराबर लेंगे, E1 प्लस माइनस E2, और E1 की वैल्यू रख देंगे सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू रख देंगे आप माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आपके पास आया 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। इज दैट क्लियर, 100% क्लियर। इसके बाद देखिए जरा ध्यान से रीजन थर्ड, और रीजन थर्ड में क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो दोनों को पॉजिटिव में रख के ही आप ऐड करेंगे और दोनों की वैल्यूज रख देंगे सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बचा। इट इज द आंसर इन द थर्ड रीजन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान दीजिए जरा, नेक्स्ट वीडियो में जो आपको मैं बताऊंगा वो बताऊंगा अगर दोनों शीट्स अपोजिटली चार्ज्ड हैं तो कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अगर एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है तो उसके कारण आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे गॉस थ्योरम के माध्यम से। और नॉन कंडक्टिंग सीबीएसई के आउट ऑफ कोर्स चला गया लेकिन कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मानता हूं मैं, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। दैट्स ऑल फॉर द डे माय डियर।